हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एमसीक्यूज बेस्ड थर्ड क्लास है। लास्ट दो क्लासेज में हमने भारत का और दुनिया भर का पूरा अंतरिक्ष कार्यक्रम देखा था। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डिफेंस सेक्टर। तो भारत ने डिफेंस सेक्टर में जो जो तरक्की की है, जो जो नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की है या नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से बताना है। पहला ऑप्शन है, इसकी स्थापना 1980 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, इसका गठन 1958 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएसओ और अन्य तकनीकी प्रतिष्ठानों को मिलाकर किया गया था। तीसरा है, यह केवल भारतीय नौसेना के लिए अनुसंधान करता है। चौथा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य केवल परमाणु हथियारों का विकास करना था। तो देखो, ये दो तो कॉमन सेंस से तुरंत ही गलत हो जाएंगे। और स्थापना जिसे पता हो कि 1958 में हुई थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा बी सही हो जाएगा। डीएसओ और अन्य जो तकनीकी प्रतिष्ठान थे जो रक्षा से संबंधित थे या रिसर्च से संबंधित थे इस क्षेत्र में, उनको मिला के इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत में रक्षा अनुसंधान को 1958 में तत्कालीन डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और अन्य प्रतिष्ठानों को मिलाकर एक संगठनात्मक रूप दिया गया। 1980 में क्या हुआ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन हुआ था, जिसके तहत डीआरडीओ और इसकी सभी जितनी भी 52 प्रयोगशालाएं थी, उनका जो दैनिक प्रशासन होता है वो आ गया था। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक में शुरू किया गया डीआरडीओ का प्रोजेक्ट इंडिगो किससे संबंधित था। तो 1960 में एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट इंडिगो शुरू किया था। आप लोगों को बस इतना ही पता होगा कि 1958 में क्या हुआ, डीआरडीओ की स्थापना हो गई। इसके बाद अगला काम कब होगा, 1983 में होगा, जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। नॉर्मली इतना जानते हैं लोग, लेकिन इसके पहले डीआरडीओ ने क्या है, 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिनमें से था प्रोजेक्ट इंडिगो। ये क्या था, तो इसके बारे में बताना है। तो ये क्या था, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, सरफेस टू एयर मिसाइल। हालांकि ये सफल नहीं हुआ था प्रोजेक्ट। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। प्रोजेक्ट इंडिगो डीआरडीओ का पहला सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल का प्रोग्राम था और ये सफल नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन पर, जैसा मैंने बोला है कि 2-3 प्रोग्राम शुरू किए थे, तो अगला प्रोग्राम जो शुरू किया गया था वो था प्रोजेक्ट डेविल। 1970 के दशक में शुरू किया गया था और इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, यह एक ठोस ईंधन आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल थी। तो आप लोगों को पता होगा, क्या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अभी भी हमारे पास है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमारी अग्नि 6 है वो इंटरकॉन्टिनेंटल होगी, उसकी 10 से 12,000 किलोमीटर तक रेंज होगी, लेकिन अभी वो हमने ऑफिशियली ना उसका परीक्षण किया है ना, और ना ऑफिशियली ऐसी कुछ बातें बोली हैं। अभी जो ऑफिशियली हमने दुनिया के सामने रखा है वो क्या रखा है कि अग्नि 5 का हमने परीक्षण कर लिया। इसके साथ हमने MIRV टेक्नोलॉजी, इसका भी परीक्षण कर लिया अग्नि 5 में, इसीलिए इसे दिव्यास्त्र बोला जाता है। और इसकी जो रेंज है जो ऑफिशियली बोली गई वो बोली गई 5,000 किलोमीटर। ज़्यादा हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि 8,000 10,000 है, तो फिर क्या होगा, यूरोप है ना, जो है यूरोप वगैरह, इसके अलावा जो US है, ये क्या बोलेंगे कि आपको इतनी ज़्यादा रेंज की ज़रूरत क्यों है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दुश्मन है क्या, चाइना। तो भी आपका ये रेंज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये रेंज तो यूरोप तक मार सकता है, यूरोप के आगे जा सकता है, USA तक। तो फिर ये कंसर्न हो जाएंगे और हमारे ऊपर बैन वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, इसलिए हम ज़्यादा रेंज की बात नहीं करते हैं। हालांकि जो अग्नि 6 होगी वो हमारी 10,000 किलोमीटर के आसपास रेंज होने वाली उसकी, और उसका हम परीक्षण भी करेंगे, तो ऑफिशियली रेंज हम इतनी ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है। तो ये वाला पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह सोवियत एक मिसाइल थी SA-2। इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित कम दूरी की सतह से सतह मिसाइल परियोजना थी। तीसरा है, यह एक सफल परियोजना थी जिसने अग्नि मिसाइल की नींव रखी। और चौथा है, इसका उद्देश्य पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल का विकास करना था।
तो अगर आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड की जानकारी है, एग्जैक्ट इसकी जानकारी नहीं है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अग्नि मिसाइल की नींव कहाँ रखी गई थी? अभी मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1983 में, इसके साथ 5 मिसाइलों की नींव रखी गई थी, जिसको बोलते हैं पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होगी, ये हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन चलिए देख लेते हैं। सोवियत SA-2 मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित कम दूरी की सतह से सतह मिसाइल परियोजना थी। प्रोजेक्ट डेविल जो है सतह से सतह, और प्रोजेक्ट वैलियंट जो था इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमारी अग्नि 5 है उसे हम बोलते हैं IRBM है हमारी। तो 1970 के दशक में तरल ईंधन, एक तो तरल ईंधन में क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, अगर तरल ईंधन डाला है, कोई मिसाइल तरल ईंधन आधारित है, तो उसमें क्या है, हम हमेशा ईंधन भर के नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या है, मटेरियल को क्षय कर देता है। जहाँ पे भी ईंधन भर के रखेगा उस मटेरियल को नुकसान पहुंचा देगा, मिसाइल को नुकसान पहुंचा देगा, प्लस ज्वलनशील भी भारी होता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें ईंधन कब भरा जाता है, जब इसको हमले के लिए रेडी करना हो या हमला करना हो, तो उसमें फिर बहुत सारी मिसाइलें हैं, ईंधन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या होता है कि जब ईंधन भरने के लिए टैंकर लाए जाएंगे, तो वो सब राडार पर आ जाते हैं, राडार पर भी आ जाते हैं, सैटेलाइट पर आ जाते हैं, और वो खतरा पैदा हो जाता है, प्लस समय भी बहुत लगता है। इसलिए तरल ईंधन उपयुक्त नहीं माना जाता है। अगर ठोस ईंधन वाली जितनी मिसाइलें होती हैं वो, तो उनमें क्या है, आप ईंधन भर के रख सकते हो परमानेंट। तो इनको रेडी करने में 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है, और इनको रेडी करने में कई बार घंटों लग जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो हमें तरल ईंधन से करनी थी, तो तरल ईंधन आधारित स्वदेशी मिसाइल परियोजनाएं थी। प्रोजेक्ट डेविल सोवियत की जो मिसाइल थी SA-2, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित था, और ये दोनों 1980 में विफल होकर बंद हो गई थी, दोनों परियोजनाएं, वैलियंट और डेविल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रडार पर ट्रैक करना लगभग असंभव क्यों हो जाता है? हाइपरसोनिक का मैंने बताया था, फिर से स्पीड बताए दे रहा हूं। जो सब सोनिक होती है उसकी स्पीड होती है, जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड। इसके बराबर गति होती है तो 1 मैक बोला जाता है। जो सबसोनिक होती है वो 1 मैक से क्या होती है, कम होती है, से कम, लगभग 0.8 मैक होती है इसकी स्पीड। जो सुपरसोनिक होती है मिसाइल, सुपरसोनिक की जो स्पीड होती है वो होती है 1 मैक से ज़्यादा और 5 मैक से कम, तो 1 से 5 मैक के बीच में। और 1 मैक बराबर मैंने बता दिया, जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 1 मैक के इक्वल। ठीक है, जो हाइपरसोनिक होती है उसकी गति होती है 5 मैक से ज़्यादा, यानी कि ध्वनि के 5 गुने से ज़्यादा ये गति होती है। जब इस स्पीड से कोई मिसाइल ट्रैवल करती है तो क्या होता है, इसकी सतह पर एक प्लाज्मा की लेयर जम जाती है। प्लाज्मा क्या होता है, टोटल आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य के 3 रूप हैं, लेकिन चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा। पांचवी अवस्था क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ये जो प्लाज्मा बना देती है, इतनी तेज स्पीड से जब जाती है, वायु से गुजरती है, तो इसके ऊपर एक प्लाज्मा की परत जम जाती है। वो परत क्या करती है, जो रडार, जब कोई रडार से किसी चीज मिसाइल को पकड़ना होता है, सपोज करो ये मिसाइल है और रडार से इसको पकड़ना है, तो क्या होता है, रडार लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है, और इस सिग्नल जब किसी वस्तु से टकराते हैं तो फिर वापस आते हैं। अब इन सिग्नलों की स्पीड क्या होती है, जो लाइट की स्पीड है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहे हैं ये सिग्नल, यानी कि सेकंड के कई हजार में भाग में ये सिग्नल वापस आ जाते हैं किसी भी चीज़ से टकरा के। तो रडार जब ये सिग्नल भेज रहा होता है तो एग्जैक्टली मिसाइल की साइज क्या है, कितनी स्पीड से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, ये सब पता चल जाता है। पता क्यों चलता है, क्योंकि ये वापस आते हैं। अगर कोई पदार्थ ऐसा लग गया जिससे ये वापस ही ना आए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और यही होता है हाइपरसोनिक में, कि यहाँ पर प्लाज्मा की एक परत जम जाती है, और ये प्लाज्मा की परत क्या करती है, जो भी सिग्नल आते हैं उन्हें अवशोषित कर लेती, वापस ही नहीं भेजती। तो इसलिए इसको क्या है, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी दिक्कत भैया है कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि लोग जब तक रेडी होंगे बटन दबाएंगे तब तक काम हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा,
क्योंकि अत्यधिक गति पर वायुमंडलीय घर्षण के कारण मिसाइल के चारों ओर प्लाज्मा का आवरण बन जाता है जो रेडियो तरंगों को सोख लेता है। सी ऑप्शन। सॉल्यूशन को अगर देखें कि 5 मैक से ज़्यादा की गति होती है, प्लाज्मा आवरण बन जाता है जो तरंगों को सोख लेता है। और भारत की जो सौर मिसाइल है उसकी गति है 7 से 8 मैक के बीच में, तो वो इसका उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्रूज मिसाइल की बात करते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेप वक्र में क्या मुख्य अंतर है। प्रक्षेप वक्र जो होता है कि मिसाइल को जब हम मारते हैं तो किस पाथ पर जाएगी, पाथ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही बताना फिर किसका कौन सा पाथ है। एक होता है परवलयाकार पाथ, ऐसे जाता है, वायुमंडल के बाहर चली जाती हैं फिर आती हैं। दूसरा पाथ होता है कि पहले ऐसी गई फिर समानांतर जाती हैं पृथ्वी की या समुद्र की सतह के, फिर गिर जाती है। बीच बीच में ये मार्ग भी बदल सकती हैं। तो ये पाथ किसका है, बैलिस्टिक का। और ये किसका है, क्रूज का। अब इसमें ऑप्शन में देखो, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, परवलयाकार पथ का अनुसरण करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल सतह के समानांतर सीधी उड़ान भर सकती हैं और दिशा भी बदल सकती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि इसका एक पार्ट ये वाला बोला है कि क्रूज मिसाइल अंतरिक्ष में जाती है, नहीं जाती। क्रूज मिसाइल हमेशा निचले वायुमंडल में रहती है, अंतरिक्ष होता है वायुमंडल के बाहर। और बैलिस्टिक मिसाइल वायु, ये उल्टा लिख दिया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, अंतरिक्ष में जाती है और क्रूज वायुमंडल में रहती है। आगे चलते हैं। हाँ, जो लोग भी अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो क्या करें, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करें। टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप में बताए दे रहा हूँ, 7,500 से ज़्यादा मेंबर हैं। तो आप टेलीग्राम से, यहाँ पर सारी अपडेट दी जाती है, जो भी ओपन कंटेंट फ्री कंटेंट होता है वो भी मिल जाता है, ये ग्रुप आपको मिल सक जाएगा। ठीक है। प्लस आप प्ले स्टोर पर भी आप जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा, और एप्लीकेशन के अंदर सारे कोर्स चल रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये सॉल्यूशन बता ही दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलें नॉर्मली क्या होती है समझ लो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बता दे रहा हूँ। ऐसे जाती है, पहले पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाएंगी, यानी अंतरिक्ष में चली जाती हैं, परवलयाकार पथ पे जाती हैं। फिर जहाँ इनका टारगेट होता है उसके ऊपर पहुंच के फिर एक ग्रेविटी के सहारे गिरती हैं। लास्ट स्टेज को इनका बोला जाता है टर्मिनल चरण। टर्मिनल चरण में क्या होता है, इनकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। जो हमारी अग्नि 5 है उसकी टर्मिनल चरण में 24 मैक की स्पीड होती है। ठीक है। अगला आ जाते हैं, स्वदेशी प्रलय मिसाइल को क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। देखो, एक बैलिस्टिक होती है, एक होती है क्वासी बैलिस्टिक, मतलब अर्ध बैलिस्टिक। क्यों रखा जाता है ये पूछ रहे हैं। क्योंकि ये सबसोनिक गति से चलती है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। सबसोनिक गति मतलब 0.8 मैक। क्योंकि यह केवल लड़ाकू विमानों से दागी जा सकती है, अगर कहीं केबल लगा है तो 99% पॉसिबिलिटी होती है वो गलत होगा। अगला है, क्योंकि यह टर्मिनल चरण में हवा में ही अपनी दिशा बदल सकती है, और MARV तकनीक और इसका प्रक्षेपवक्र नीचा होता है। ये बिल्कुल सही है कि हवा में ये, एक तो इसका प्रक्षेपवक्र जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना उससे थोड़ा नीचा होता है, परवलयाकार इसका भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा नीचा होता है। तो इसलिए अर्ध बैलिस्टिक हो गई, ये अपनी दिशा भी बदल सकती है, मैन्यूवरेबल होती है। ठीक है। और प्रक्षेपवक्र इसका नीचा होता है, तो सी हो जाएगा इसका सही। इसके सॉल्यूशन में देखें तो वही है जो बताया गया। हम्म, आगे चलते हैं, और प्रलय इसका एक उदाहरण है। समेकित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित 5 प्रकार की मिसाइलों का शॉर्ट नाम क्या है। पटना मिसाइलों में टी और एन किन मिसाइलों को संदर्भित करते हैं। अभी मैंने बताया था, फिर से बताया दे रहा हूँ, PATNA। ये 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई जा रही थी। कब बनाई जा रही थी, 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में एक पूरी टीम बनाई गई थी और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। पी से हो गया पृथ्वी, ए से हो गया अग्नि, टी से हो गया त्रिशूल, एन से हो गया नाग और ए से हो गया आकाश। शुरुआत की 2 मिसाइलें ये क्या थी, सतह से सतह वाली। और नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बाद त्रिशूल और आकाश तीस क्या है, सतह से हवा वाली। हालांकि त्रिशूल वाला प्रोग्राम हमें बंद करना पड़ा, बाकी सारी मिसाइल के हमारे पास हैं सिस्टम जो भी है। ठीक है। तो टी से क्या हो जाएगा, त्रिशूल, और एन से हो जाएगा नाग। बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं,
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किस मिसाइल परियोजना को रडार गाइडेंस और मल्टी टारगेटिंग चुनौतियों के कारण 2008 में आधिकारिक तौर पर बंद करना पड़ा था? तो अभी मैंने बताया त्रिशूल हमने बंद की थी इसके तहत, बाकी सब हमारी चल रही हैं। आकाश भी हमारे पास है, आकाश तीर जो आपने नाम सुना, उसी ने ही जो पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फतेह बन पाकिस्तान की मिसाइल थी, इसके द्वारा इन्होंने हमला किया था, जिसको हमने सिरसा में, हरियाणा के सिरसा में मार गिराया था। बहुत बड़ी मिसाइल थी वो इसी आकाश मिसाइल से गिराई थी, है ना। नाग एंटी टैंक मिसाइल हमारे पास ऑलरेडी अभी है। पृथ्वी और अग्नि आपने सुना ही होगा कि है ही है, तो क्या हो जाएगा त्रिशूल, इसको बंद करना पड़ा। इसकी जगह हम क्या लेके आए, मैत्री मिसाइल हमने सोची थी, अब हम क्या लेके आ रहे हैं, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो वर्टिकली लॉन्च कर सकते हैं। वर्टिकली लॉन्च करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जहाज पर, जब कोई जहाज से लॉन्च करना हो या सबमरीन से लॉन्च करना हो तो हमें वर्टिकली लॉन्च सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें ऐसे निकलता है सिस्टम से, और फिर अपनी जिस दिशा में जाना हो वहां जाती है मिसाइल। अगले उस पर चलते हैं। सामरिक बल कमान द्वारा पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला को 2030 तक चरणबद्ध तरीके से क्यों समाप्त किया जा रहा है? तो पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला जो है हमारी, पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 3 है। हालांकि ये हमारे एयर डिफेंस में यूज होता है, पृथ्वी वाला जो पूरा सिस्टम है, हाँ? तो इसको हम क्यों अब धीमे धीमे समाप्त कर रहे हैं? तो इसके अगर ऑप्शन में जाए, मारक क्षमता बहुत कम है, ये तो गलत है, मतलब रीजन गलत है। हाँ, मारक क्षमता कम है, बट इस वजह से नहीं कर रहे हैं समाप्त। ये रडार द्वारा आसानी से ट्रैक नहीं की जा सकती, अगर ट्रैक नहीं होती है तो फिर क्यों इसको हम कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाए फिर। इसका उत्पादन अत्यधिक महंगा होगा, ये भी गलत है। ये क्या है, तरल प्रणोदक पर निर्भर है, इसमें जो ईंधन यूज होता है वो तरल होता है, और तरल ईंधन की कमियां मैं बता चुका हूं, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह हम विकल्प लेके आ रहे हैं ठोस ईंधन वाली मिसाइल का। ठीक है। हम्म, इसलिए अब इसकी जगह पे हम क्या है, प्रहार जैसी मिसाइलें लेके आ रहे हैं जो ठोस ठोस ईंधन वाली होंगे। आगे चलते हैं। 10 मार्च 2024, अच्छा 10 ये प्रश्न संख्या है, मार्च 2024 में संपन्न मिशन दिव्यास्त्र के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो दिव्यास्त्र अभी मैंने बताया क्या था, अग्नि 5 को ही, अग्नि 5 में जब हमने MIRV टेक्नोलॉजी लगा दी, MIRV क्या होती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिटारगेटेड व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। जब इसके द्वारा हम अटैक करते हैं तो क्या होता है, मिसाइल जाती, बैलिस्टिक मिसाइल है एक तो ये हमारी, जब ऐसे जाएगी आसमान में, फिर जहां पर लक्ष्य होगा उसके ऊपर जाके फिर ये क्या करती, एक साथ कई सारे लक्ष्यों पर अटैक करेगी, बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंटली इसके जो विस्फोटक है वो निकलते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर कोई इसको इंटरसेप्ट कर रहा है तो किसी एक या दो विस्फोटक को मार पाएगा, बाकी गिरेंगे, और वो अलग अलग लक्ष्यों पे अलग अलग दूरी पर गिरेंगे। ये होती है MIRV टेक्नोलॉजी जो इसमें है। ठीक है। तो मिशन दिव्यास्त्र के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यह नाग मिसाइल का एक नया एंटी टैंक परीक्षण था, गलत है। दूसरा बोल रहा है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक परीक्षण था, हालांकि ब्रह्मोस का हम हाइपरसोनिक वाला वर्जन बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं था। अग्नि 5 का परीक्षण था, बिल्कुल था, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी थी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है। और अगला तो फिर जब सी सही हो जाएगा तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। कब परीक्षण हुआ, 11 मार्च 2024 को इसका परीक्षण हुआ, डेट भी पूछी जा सकती है। स्वतंत्र रूप से, चाहे वो नॉर्मल वारहेड हो, जिसे पारंपरिक वारहेड बोलते हैं, वो गिरा सकती है, और परमाणु वारहेड भी स्वतंत्र रूप से गिरा सकती है। अगला, DRDO द्वारा विकसित अस्त्र श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइलों का परिवार है? देखो, मिसाइलों का अगर आप लोग टाइप जान गए हो और उनका यूज क्यों होता है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लिया ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। 80% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी समझ आधारित बनते हैं, वो डायरेक्ट जरूर नहीं है कि आपके डायरेक्ट फैक्ट से आए। तो जो अस्त्र मिसाइल होती है वो क्या होती है, एयर टू एयर मिसाइल। अब एयर टू एयर को आप कब यूज करोगे, जब आपका भी व्हीकल कोई हो जो हवा में हो, दूसरे का हो, यानी कि जो आपके फाइटर जेट्स होते हैं उसमें लगती है। ये जो मिसाइलों की रेंज होती है वो क्या होती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, BB राम का ये होगा फुल फॉर्म। तो बियॉन्ड विजिबल रेंज क्या होती है, जो आपकी दिखाई देने वाली सीमा से बाहर हो, यानी कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी जिसकी मारक क्षमता हो। पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास PL-15 थी। PL-15 चाइना की मिसाइल है, जिसकी नॉर्मली उसने बोल रखा है कि जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी 145 से
150-60 किलोमीटर रेंज है, ये हमें पता था। लेकिन चाइना ने इनको अपना ओरिजिनल मिसाइल दे रखी थी, यही वाली PL-15, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक थी। इसने इसीलिए हमें नुकसान ये लोग पहुंचा पाए। हमारे पास जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज इतनी नहीं है, हमारे पास 150 से 180 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स रेंज थी, जो हमारे राफेल या सुखोई 30 मार सकते थे। ठीक है, हम भी सोच रहे थे कि 145 की इनकी रेंज है, तो हमने अपने विमान इतनी ही दूरी पर उड़ा रहे थे, इनके यहाँ थे। तो इनके पास चूंकि ओरिजिनल थी, यही चाइना ने थोड़ा सा पूरा साथ दिया था, मीन्स इंटेलिजेंस भी दे रहे थे, लाइव पिक्चर भी। अब चाइना के जितने हमारे सैटेलाइट हैं उससे कम से कम 15 गुना ज़्यादा सैटेलाइट चाइना के हैं। हमारे 50-52 हैं, उनके 500 प्लस हैं। तो सोचो वो कितना एक एक सेंटीमीटर का देख रहे थे हमको। वो हर एक चीज़ लाइव उन्हें जानकारी दे रहे हैं, मिसाइल भी दे रखी है, इसलिए जो एक आध दो अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ भी वो उस वजह से हुआ था। ठीक है, फिर बाद में हमने इसको समझ लिया था, दोबारा हम तैयार होके आए तो फिर उनको धोया अच्छे से, है ना। तो ये हुआ था। तो अस्त्र श्रृंखला क्या है हमारी, एयर टू एयर मिसाइल वाली है। इसकी अलग अलग रेंज होगी, है ना। तो हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं अस्त्र। और वीवी राम अमेरिका की भी इसी एम राम करके मिसाइल है, एक अमेरिका की है जो पाकिस्तान को दे रखी है इन्होंने। आगे चलते हैं। जो अस्त्र मार्क 1 है इसकी रेंज 110 किलोमीटर है, मार्क 2 की 240 किलोमीटर, मार्क 3 की कितनी है, 350 किलोमीटर। हालांकि अभी हमारे पास मार्क 1 ही है जो सफल है। इसके परीक्षण हुए हैं, कुछ सफल हुए हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको अभी शामिल नहीं किया गया। और मार्क 3 का तो अभी परीक्षण तक नहीं पहुंचे। अब आ जाते हैं टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर वार करने वाली दागो और भूल जाओ तकनीक से लैस स्वदेशी मिसाइल कौन सी है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैंने बताई कौन सी है, यहाँ पे नाग। एक ही है हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो है नाग। यही जब हम हेलीकॉप्टर से चलाते हैं तो इसे बोला जाता है हेली नाग, यानी हेलिना, हेलिना। तो सॉल्यूशन वही है, तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM। दागो और भूल जाओ है, मतलब गाइडेड है तो अपने आप एक बार दाग दो लॉक करके, अपने आप ये टारगेट पर पहुंचेगी, टारगेट अगर मूव भी कर रहा है तो भी उसको मार गिराएगी। लॉन्च के बाद लॉक ऑन क्षमता से लेस है। 8 किलोग्राम के टेंडम चार्ज उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वारहेड के साथ टैंकों के ऊपरी हिस्से भेदने के लिए ये जानी जाती है। अब आते हैं हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले नाग मिसाइल के उन्नत संस्करण को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया हेलिना। और ध्रुव हेलीकॉप्टर से ये दागी जा सकती है तो इसे ध्रुवास्त्र भी बोलते हैं। संत क्या है, सेंट मिसाइल। स्टैंड अलोन, ये हो गई स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल संत। और ये एयर लॉन्च संस्करण है, मतलब एयर से हम टैंक पर अटैक कर सकते हैं। MPATGM क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब मनुष्य अपने कंधे पर रख के इसको दागता है। आगे चलते हैं। बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली के अंतर्गत विकसित स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली में किस रडार का उपयोग किया जा रहा है, ये बताना है। तो आकाश मिसाइल प्रणाली में किस रडार का उपयोग किया जा रहा है, तो ये है राजेंद्र 3D रडार। एक आइसा रडार है, वो भी हम उपयोग करते हैं, राजेंद्र रडार का भी उपयोग कर रहे हैं, स्वॉर्डफिश का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब इन्होंने जानकारी दी है आकाश की बारे में। भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के चरण 1 के तहत वायुमंडल के बाहर दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए किस इंटरसेप्ट का विकास किया गया। तो जो हमारे पास इंटरसेप्टर है वो कौन सा है, पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे प्रद्युम्न भी बोलते हैं। ये किस लिए है हमारा, कि दुश्मन की जो बैलिस्टिक मिसाइल आएगी उसको हम रोक सकते हैं इसके द्वारा। बाकी आकाश NG क्या है, आकाश मैंने बताया है कि आकाश भी आपका जो अन्य मिसाइल हैं दुश्मन की क्रूज वगैरह इसको रोकने के लिए। और ये क्या है, वायुमंडल के बाहर जाके रोकता है, पृथ्वी एयर डिफेंस। तो कारगिल युद्ध के बाद शुरू किए गए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम के तहत चरण 1 में दिल्ली और मुंबई को सुरक्षा दी गई थी।
वायुमंडल के बाहर ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक रक्षा कर सकता है, जिसे बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्न भी बोला जाता है, या उन्नत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल भी बोला जाता है। वायुमंडल के भीतर रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अश्विन का उपयोग करते हैं। वायुमंडल के भीतर का मतलब है, वायुमंडल अगर बोले नॉर्मली तो आपका 18 किलोमीटर तक होता है, जो सघन वायुमंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल के अंदर ही आ जाता है आपका वायुमंडल। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली में लक्ष्य की जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्वॉर्डफिश रडार की मारक सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो ये जो स्वॉर्डफिश रडार है, इसकी मारक क्षमता वैसे नॉर्मली थी 700 से 800 किलोमीटर। अब हमने इसको लॉन्ग रेंज रडार कर दिया, जो कि हो गया 1500 किलोमीटर तक इसकी क्षमता हो गई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, LRTR। अगला है, भारत में स्वदेशी सैन्य तकनीकों की खरीद को गति देने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसके सदस्य में आपके हमारे CDS भी आते हैं और तीनों आर्मी चीफ आते हैं, इसके हेड होते हैं रक्षा मंत्री। कहाँ है रक्षा मंत्री, डी हो जाएगा। ये बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपको सारी चीज़ें, सारी क्लासेज मिल जाएंगी, सारी PDF मिल जाएंगी जिन्हें आप प्रिंट करा पाओगे, सारे टेस्ट मिल जाएंगे, और बहुत कुछ होता रहता है यहाँ पर, डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, तो आपकी तैयारी पूर्ण हो जाती है यहाँ पर, है ना। तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। GS रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद स्टोर में या ऑल कोर्सेज में जाना, तो कोर्स दिख जाएगा, वहीं से परचेज कर लेंगे, तो एप्लीकेशन पर सारा कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी जो कोर्स लिया है उसकी एक स्लिप मिलेगी, उसे भेज देंगे तो टेलीग्राम में भी जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर ग्रुप कॉल वगैरह होती रहती है, आपके जो भी डाउट होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। आगे चलते हैं। प्रहार मिसाइल श्रृंखला के उस अंतर्राष्ट्रीय निर्यात संस्करण का क्या नाम है जिसकी मारक क्षमता 170 किलोमीटर। अब तो ये उत्तर तो आप सभी ने देख ही लिया, इसका क्या नाम है, प्रगति। प्रहार के अलग अलग संस्करण हैं, तो प्रगति की जो मारक क्षमता है, क्योंकि इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, 170 किलोमीटर। एक रक्षा मंत्रालय ने बोला, मतलब हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने बोला है कि एक और इसका संस्करण बनाओ, जिसे हमने नाम दिया है प्रणास, जिसकी मारक क्षमता होगी 200 किलोमीटर। तो 170 किलोमीटर रेंज है, जो कि निर्यात के लिए बना रहे हैं, जैसे हमने चाइना वाला PL-15 का उदाहरण दिया, और जो सेना की मांग है 200 किलोमीटर रेंज वाला, तो उसके लिए हम प्रणास बना। अगला है, अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों और उनकी मारक क्षमता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अग्नि 1 कितनी, 1000 किलोमीटर के आसपास है इसकी, तो ये गलत हो जाएगा। अग्नि 4 की कितनी है आपकी, 3000 से 4000 किलोमीटर। वो तो जितना उसका नाम है उसी के रेंज आसपास रहती है, ठीक है। तो अग्नि 5 की जरूर 5000 से 8000 है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका C वाला, ठीक है। अग्नि 4 वाला ये गलत हो जाएगा। तो अग्नि 5 को हम ICBM नहीं बोलते हैं, अग्नि 5 को हम बोलते हैं IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये हो गया अग्नि 1 की, ये अग्नि 3 की रेंज हो गई है। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित जोरावर क्या है। जोरावर देखो हमारा एक लाइट टैंक है, जिसे हम पहाड़ियों पर, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमने बनाया है, कि ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ें। तो टैंकों को क्या है, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक तो हमें जो एरोप्लेन, कार्गो प्लेन है, वो उनसे ले जाया जाता है, डायरेक्ट नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। प्लस इनकी मूवेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर जो टेरेन होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो जब लाइट होते हैं, कम वेट के होते हैं, तो बहुत आसानी से मूव कर जाते हैं। तो ये क्या है, लाइट टैंक है। इस टैंक में उन्नत नाग MK2 मिसाइलें लगी हैं, और इसके उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण सफल हुए। उच्च ऊंचाई पे क्या दिक्कत आती है, तापमान बहुत कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में सेम टेक्नोलॉजी हमारी वहाँ काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी हमें चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15V, जिसमें हम क्या बना रहे हैं, विशाखापत्तनम क्लास के विध्वंसक बना रहे हैं, उसके तहत ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है 15V के तहत। देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, इनका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, ये 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल से लैस है।
तो पहला तो गलत हो जाएगा, जीआरएस ही नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। आईएनएस कोलकाता इस परियोजना का पहला युद्धपोत है, ये भी गलत है। ये सारे मतलब ना आपके करंट से रिलेटेड हैं, लास्ट 1-1.5 साल के करंट से। तो इसमें 48 जितने भी जहाज पनडुब्बी होती हैं उनमें क्या चाहिए होता है, वीएलएस चाहिए होता है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। वर्तमान में जो हमारे पास सबसे उन्नत अटैकिंग जो भी जहाज हैं उनमें 48 ही रेंज है उनकी, कि 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होते हैं, जिनसे या तो आप ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दाग सकते हो या बराक 8 जो मीडियम रेंज वाली मिसाइल है वो दाग सकते हो। ठीक है, तो डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल से लेस हैं जो ये मिसाइलें दाग सकते हैं। प्रोजेक्ट 15V कौन डिजाइन किया है, वारशिप डिजाइन ब्यूरो इसने डिजाइन किया है। स्टील्थ विध्वंसक वर्ग है ये। इसका निर्माण कौन कर रहा है, जीआरएसी नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई। ये 48 वीएलएस सेल से लेस हैं, जबकि प्रोजेक्ट 15A जो है कोलकाता क्लास में 16 वीएलएस थे। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। प्रोजेक्ट 18 सबसे एडवांस यही है, अभी इस पे काम शुरू हुआ है, कोई भी बना नहीं है डिस्ट्रॉयर। प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर जिसे बोला जाता है, इसकी प्रणोदन प्रणाली और मारक क्षमता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है, इसमें केवल डीजल इंजनों का उपयोग होगा। दूसरा, इसमें परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा। सी है, इसमें इंटीग्रेटेड प्रोपल्सन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का उपयोग होगा, जो 120 से 144 वीएलएस वर्टिकल लॉन्च सेल होंगे और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। तो देखो, सौर ऊर्जा वाला तो अभी हटा ही दो, जो लड़ाकू चीज़ें होंगी फाइटिंग वाली वहाँ तो इसका यूज हो ही नहीं पाएगा, जल में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो हट ही गया। ये है, ये हमारा सबसे एडवांस है। अभी तक हमारे पास जो क्षमता है वो 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की है। अब हम बढ़ा के इसको 120 से 144 तक करने जा रहे हैं, हालांकि इसमें अभी कोई निर्मित नहीं हुआ है, होगा, टारगेट बनाया। अब चूंकि आप सोचोगे ये जानकारी क्या है, ये बहुत काम की जानकारी नहीं है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में जो जानकारी होगी ना वो आपका सब कुछ क्लियर कर देगा कि प्रोजेक्ट 18 है क्या, किससे संबंधित है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग होगा, इसका मतलब है गैस का भी यूज होना है और डीजल का यूज होना है। प्रोजेक्ट 18 नौसेना का सबसे भारी विध्वंसक कार्यक्रम है, 72 मेगावाट शक्ति मिलेगी इसको, और ये सिस्टम है जिसमें ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलें आप तैनात कर सकते हो। अगले उस पर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट 17 ये नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स बना रहे हैं, इसके तहत इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प बोल रहा है इसमें 100% विदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। 100% तो अभी पॉसिबल नहीं है, इतने हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, खासतौर से डिफेंस के सेक्टर में, कि किसी भी बड़ी चीज़ में 100% खुद की सामग्री लगाएं, तो ये गलत हो जाएगा। इस परियोजना के तहत 7 युद्धपोत केवल मझगांव, केवल लग गया ना तो वहीं पे थोड़ा शक कर लिया करो कि हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है। तो केवल मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, कुछ मझगांव भी बना रहा है, ये हो सकता है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग है, 8 ब्रह्मोस 32 सेल बराक 8 मिसाइलों से लैस है, ये सही है आपका। और फिर आईएनएस शिवालिक और सतपुड़ा इस परियोजना के प्रमुख जहाज हैं, ये गलत है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो इसमें 75% स्वदेशी सामग्री, 8 ब्रह्मोस और 32 बराक 8 मिसाइलें इसमें लगेंगी। सॉल्यूशन में देखें तो नीलगिरी क्रास के तहत 7 स्टील फ्रिगेट बना रहे हैं, जिसमें 4 बनाएगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और 3 बनाएंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, जो कहाँ है, कोलकाता में। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। शिवालिक और सतपुड़ा दो जो आपके विमान हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर हैं, वो प्रोजेक्ट 17 के हिस्से हैं, ना कि 17A के। लोअर पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी की जितनी भी क्लासेज आई हैं अब इन क्लासेज के रिवीजन के लिए क्लास वाइज टेस्ट शुरू हो रहे हैं। टोटल 30 क्लासेज आई थी, 4 क्लासेज पर एक टेस्ट होगा। तो इसका पूरा स्केड्यूल देख लीजिए, 15 जून यानी आज से ही एक क्लास वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह ये टेस्ट चलेंगे, तो आप कहीं पर भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट की टाइमिंग क्या है, 8:30 PM। हर अल्टरनेट डे पर टेस्ट चलेंगे, तो बस एक दिन छोड़ एक दिन चलेंगे, जिससे कि आप रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ। इसी तरह से आगे चल के साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और अन्य सब्जेक्ट पर भी टेस्ट होंगे 1 by 1 करके, क्लास वाइज टेस्ट।
ठीक है, तो इसका स्केड्यूल देखें तो टेस्ट 1 है आपका 15 जून को 8:30 से 9:30। हालांकि ये टाइम जो बाद की लिमिट है वो एक्सटेंड भी हो जाएगी, क्योंकि अब जो टेस्ट बन रहे हैं उनमें 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, किसी किसी में 120 प्लस भी होंगे, तो उसी हिसाब से ये एडजस्ट करेंगे। स्टार्टिंग टाइम फिक्स है 8:30 PM। टेस्ट 2 है आपका 17 जून को। ये देखिए क्लास 1 2 3 4 सबका सिलेबस भी दे दिया। फिर 17 जून को 5 6 7 8। फिर 19 जून को 9 10 11 12। 21 जून को 13 14 15 16, ऐसे करके टोटल 8 टेस्ट होने हैं। सभी का स्केड्यूल देख लीजिए। टेस्ट का स्तर अच्छा खासा रहेगा, और एक टेस्ट अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन देख लिया, तो आपकी जो क्लास में कंटेंट है वो तो रिवाइज हो ही जाएगा, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट भी आ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन के माध्यम से। तो बहुत अच्छे से कर लें, इसके बाद यूपी को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम फिर हम साइंस एंड टेक पर चले आएंगे, उसको भी इसी तरीके से समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम एनवायरनमेंट पर आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट इसलिए होंगे क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में क्या होता है, आप सभी उसको बार बार रिवाइज कर पाते हो। अगर ये वर्चुअल फॉर्मेट में होता है, ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है, तो एक बार लगा के स्टूडेंट क्या है उसको फिर छोड़ देता है, उसे लगता है चलो हो गया, है ना। एक बार लगाने से फायदा नहीं होता है, बार बार रिवीजन से फायदा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। आंसर की एवं सॉल्यूशन टेस्ट जब समाप्त हो जाएगा टाइमिंग, उसके बाद प्रोवाइड कराई जाएगी, और यूपी स्पेशल के बाद साइंस एंड टेक वगैरह के भी टेस्ट होंगे। शेयर जरूर करें, जो भी पर्सन लोअर पीसीएस का एग्जाम जिसे देना है आपके टच में है तो उसे जरूर बताएं। आगे चलते हैं। भारत के स्वदेशी निर्देशित बमों के संदर्भ में सुदर्शन एलजीबी क्या है? लेजर गाइडेड बम है सुदर्शन। तो ये बम नहीं है, सुदर्शन एक प्रणाली है, ठीक है। तो यह एक बिना पंखों वाला लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, बिना पंखों वाला, पहला। दूसरा, यह साधारण गुरुत्वाकर्षण बमों को सटीक बनाने के लिए भारत का पहला स्वदेशी लेजर गाइडेड किट है। तो जो मैंने बताया कि ये एक पूरी प्रणाली है, ठीक है, सुदर्शन। बाकी सब गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यह साधारण गुरुत्वाकर्षण बमों को सटीक बनाने के लिए भारत का पहला स्वदेशी लेजर गाइडेड किट है। तो को होता क्या, नॉर्मली आप क्या करते हैं, हमारे फाइटर जेट जाते हैं, बम को गिरा देते हैं। अब बम गिरेगा, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, जिस चीज़ के ऊपर गिराओ तो वजन ज़्यादा होगा, उसी के आसपास गिरेगा। फिर भी सटीक गिराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कि अगर आप 1 मीटर के दायरे में गिरा सको, ये नहीं हो पाता है। या तो बिल्कुल वहीं से 10 फुट से गिराओ, क्योंकि जब ये हाइट पे उड़ते हैं फाइटर जेट, तो कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर इनकी हाइट होती है। ऊंचाई से 15 किलोमीटर नीचे कोई चीज़ आएगी, बहुत समय लगता है, और वो अपनी जगह से कम 100 मीटर 50 मीटर इधर उधर गिर जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्लाइड बम चाहिए होते हैं। ग्लाइड बम क्या हो, सटीक होते हैं, गाइडेड होते हैं। तो ये वही है, वो तकनीक है सुदर्शन। और इसकी फिर जो एरर प्रोबेबिलिटी कितनी, 10 मीटर की हो जाती है, कि 10 मीटर के दायरे में गिरता है। फिर डीआरडीओ द्वारा विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का फुल फॉर्म है ये। और गौरव बम में अंतर क्या है? तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, और गौरव बम है। गौरव बम की जो रेंज है वो है 1000 किलोग्राम। गौरव बम कितना है, 1000 किलोग्राम का, और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है वो 120 किलोग्राम का है। ये सही हो जाएगा बी। सा क्या है, हल्का ग्लाइड बम है। गौरव क्या है, 1000 किलोग्राम का भारी विंग्ड ग्लाइड बम है, जिसमें पंखे भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनस्तर आधारित सौर मिसाइल के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? सौर मिसाइल, ध्यान रखना, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये क्या बोल रहा है, सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सौर मिसाइल के बारे में। दूसरा क्या बोल रहा है, इसकी गति सबसोनिक तक ही सीमित है। तो जब ये हाइपरसोनिक है तो सबसोनिक तो बिल्कुल नहीं होगा। मारक क्षमता क्या बोल रहा है, 700 से 1900 किलोमीटर है। और कनस्तर डिजाइन में पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, कनस्तर डिजाइन होती है तो किसी भी मूविंग लॉन्चर से इसे क्या लॉन्च किया जा सकता है। कोई भी लॉन्चर हो, कहीं भी ले जाके इसे लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई कनस्तर डिजाइन। तो ये भी सही हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है। आगे चलते हैं। और सौर जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है उसकी रेंज होगी 700 से 1000 किलोमीटर। भारत और रूस के बीच 1998 में समझौता हुआ था, जिस समझौते के परिणाम स्वरूप ब्रह्मोस एक हमने
कंपनी बनाई थी और इसी के तहत फिर ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएंगे। इस कंपनी में दोनों देशों के संगठनों की कितनी हिस्सेदारी है ये पूछा जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे, अभी तो हिस्सेदारी हो सकता है हिस्सेदारी भी पूछ दे, ब्रह्मोस बहुत फेमस चीज है। और दूसरा की कंपनियों के नाम पूछ सकते हैं, नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो जो एक क्वेश्चन आएगा उसका आपने चारों ऑप्शन सॉल्यूशन और ये जो समझाया जा रहा है वो सब देख लिया ना, तो फिर वो वहां से उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, भारत के डीआरडीओ की हिस्सेदारी है 50.5% और रूस की एनपीओएम है, इसकी है 49.5%। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की मस्कवा नदी है, इन दोनों के नामों को मिलाकर ही ब्रह्मोस नाम रखा गया। डीआरडीओ की हिस्सेदारी तो समझ ही गए, रूस की थी जिसका नाम था एनपीओ मैसिनो स्त्रोएनिया, इसकी हिस्सेदारी कितनी है 49.5%। मतलब कम है, आधे से कम है। आधे से कम है का मतलब होता है कोई डिसीजन में यदि कोई डिसीजन लिया जा रहा है और दोनों में मतभेद हैं तो फिर इनकी चल जाएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा के पार्टनर हो गए। आगे चलते हैं। मूल ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है, इसकी कौन सी विशेषता इसे लड़ाकू विमानों के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। अब जैसे लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान के लिए आपको क्या चाहिए, लड़ाकू विमान की तो जो वजन ले जाने की क्षमता है वो तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, मिसाइल को ऐसा बना देंगे जिसमें वजन इसका कम हो जाए। तो क्या होगा कि अभी लड़ाकू विमान 3 मिसाइलें ले जा सकता है, बाद में अगर हमने आधा वजन कर दिया तो 6 ले जाएगा। यही हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन में कर रहे हैं कि इसका वजन केवल 1.6 टन होगा और लंबाई 6 मीटर होगी। अभी नॉर्मल जो है उसका 3 टन वजन है और 9 मीटर लंबाई है, जिससे इसे तेजस जैसे हल्के विमानों पर भी लगाया जा सकता है। सी हो जाएगा। क्या पूछा है, यही बोला ना, उपयुक्त बनाते, ठीक है सी। अगले उस पर, भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय को पूरी तरह स्वदेशी बनाने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया। ये मैंने बताया सबसोनिक का मतलब 1 मैक से कम यानी 0.8 मैक। इसको स्वदेशी बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो कार्यक्रम कौन सा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होती है जो क्रूज करते हुए चलती है, समुद्र की सतह के समानांतर चलती है, दिशा भी बदल सकती है, बहुत सारी चीजें करती है। तो बी हो जाएगा। और 1000 किलोमीटर इसकी निर्भय की क्षमता होगी। ब्रह्मोस की क्षमता भी हम 700 से 800 किलोमीटर कर रहे हैं और ब्रह्मोस हमारी क्या है, सुपरसोनिक है, 2.8 मैक गति है ब्रह्मोस की। बाकी सौर का मैंने बता ही दिया कि जो सौर है हमारी उसकी गति क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली का भारतीय नाम क्या रखा गया और इसके स्वदेशी विकल्प के रूप में डीआरडीओ कौन सी प्रणाली विकसित कर रहा है। तो जो रूस का S-400 है उसका हमने भारतीय नाम क्या रखा, तो उसका भारतीय नाम हमने रखा है सुदर्शन चक्र। क्या इसमें है, नहीं इसमें तो नहीं है। और जो हमारी खुद की वो प्रणाली है उसका नाम है कुसा। सी सही हो जाएगा। भारतीय नाम सुदर्शन चक्र और स्वदेशी विकल्प जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्रोजेक्ट कुसा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट कुसा की जो 3 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, इसमें प्रयुक्त होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों और उनके लक्ष्यों का कौन सा युग्म सही है, ये बोल रहा है। तो M1 M2 M3, अगर तीनों की रेंज की बात करें तीनों के सही है रेंज, लेकिन उसके आगे जो लिख दिया है ना वो गड़बड़ हो गया। केवल बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए ये गलत है, जहां केवल लगे वहां तो समझ ही जाओ। केवल अवाक्स विमानों के लिए ये भी गलत है, कुछ भी आ सकता है उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल तो हो ही नहीं सकता ना। अगला बोल रहा है सी वाला, अवाक्स विमानों बैलिस्टिक विमानों को हिट टू किल तकनीक से नष्ट करने के लिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम है तो यहाँ पर पनडुब्बी का तो बात ही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सी। बाकी कुसा के 3 इंटरसेप्टर हैं, M1 150 किलोमीटर टारगेटेबल, जो है कि नॉर्मली टारगेट किसके लिए बनाया गया, तो लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइल, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इनको ही रोकेगा, किसी भी उसको रोक सकता है। M2 250 किलोमीटर रेंज है स्टील्थ विमानों के लिए, और सबसे शक्तिशाली M3 है 350 से 400 किलोमीटर अवाक्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए, लेकिन केवल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगला है, 3 अप्रैल 2026 को कमीशन की गई भारत की तीसरी और सबसे बड़ी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी का नाम और विस्थापन क्षमता क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अरिहंत और अरिघात। अरिहंत पहली थी, अरिघात सेकंड थी,
और ये कौन सी है, थर्ड, अरिदमान, जिसको नाम हमने क्या दिया है, S4। इसका विस्थापन इनसे ज़्यादा है, ये 6,000 टन विस्थापन की थी, ये 7,000 टन विस्थापन की, और ये तीसरी ही पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, अरिदमान, जिसमें क्या है 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स दिए गए हैं, जो K5 या K4, K15 और K4 मिसाइलें दाग सकते हैं। K4 की जो मारक क्षमता है वो है आपकी 3500 किलोमीटर। इसने चीन और पाकिस्तान को अगर किसी एक इन्वेंशन और परीक्षण ने सबसे ज्यादा हिला दिया था ना, वो ये था। और K15 की है 750 से 800 किलोमीटर रहेंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है पनडुब्बी, और जो परमाणु हथियार ले जा सके वो तो और खतरनाक है। ये सारी परमाणु हथियार ले जाने वाले हैं, कहीं पर भी छुपा दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, छुप के पता चले। बाकी चीजें तो नष्ट कर सकते हैं, जैसे अमेरिका ने किया तो रातों रात ईरान की सब चीजें नष्ट कर दी, वो क्या कर लेगा, उसके पास सेकंड स्ट्राइक रही नहीं। वो सेकंड स्ट्राइक हमें कौन देता है क्षमता, ये। अगले उस पर चलते हैं, प्रोजेक्ट 77, जिसे पूर्व में प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जाता था। इसके तहत निर्मित होने वाली SSN, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक पनडुब्बी, मतलब जो पावर इसको न्यूक्लियर से मिलेगी, लेकिन अटैक ये नॉर्मल वाले जो हथियार हैं उससे करेगी। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो बोला परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें K4 दागना, वायु रक्षा के लिए हवा में मिसाइलें फायर करना, या फिर अगला क्या है, भारी तारपीडो ब्रह्मोस निर्भय क्रूज मिसाइलें ले जाना, दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि परमाणु उससे चलेगा, रिएक्टर लगा होगा परमाणु, जिससे इसकी ऊर्जा मिलेगी, बाकी ये काम क्या करेगा, जो पारंपरिक हथियार हैं वो लेके जाए। और जो हमारी SSBN है उसका क्या है, वो परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो SSBN है वो हमारी खुद की स्वदेशी हम बना रहे हैं, अरिहंत, अरिगात, अरिदमन, ये हमने खुद की बना ली। आगे चलते हैं, भारत ने 2019 में स्वदेशी SSN पनडुब्बियों के निर्माण तक किस देश से अकुला क्लास परमाणु हमलावर पनडुब्बी, जिसको नाम दिया गया था INS चक्र 3, 10 साल के पट्टे पर ली थी, 2019 में ली थी। तो किससे लेते हैं हम लीज पर, सबको पता होगा, रूस से, है ना। लीज पर लेना तो बहुत बड़े और बहुत विश्वास की बात हो गई, खरीदना तो फिर भी हो गया, सामने वाले को पैसा मिल रहा है, उसने दे दिया। लीज पर कोई चीज दे रहा है अपनी यूज करने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है ना। प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड MDL द्वारा फ्रांस के सहयोग से निर्मित 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों जो कलवरी क्लास की हैं, इनमें से जनवरी 2025 में किसे कमीशन किया गया। देखो, एक तो प्रोजेक्ट याद रखो 75, इसके तहत क्या बन रही है, कलवरी क्लास की पनडुब्बियां बन रही हैं। कौन बना रहा है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बना रहा है। किसका सहयोग है, फ्रांस का। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, फ्रांस। बस यहाँ पर सब क्लियर हो गया। जनवरी 2025 में पूछा है, जनवरी 2025 में आखिरी पनडुब्बी शामिल हुई थी। टोटल 6 पनडुब्बियां बनी हैं, जिनका नाम क्या था, करंज, बेला, बागीर, और आखिरी जो थी बागशीर थी, S26, है ना। इसका नाम था करंज, खंदेरी, बेला, बागीर, बागशीर, और एक और था, क्या नाम था, अभी देखो अगर होगा तो। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। पुराने हो चुके रूसी किलो क्लास पनडुब्बियों को बदलने के लिए 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें जर्मनी की TKMS शामिल। एक तो फ्रांस के साथ हम 6 बना रहे थे, अगली जो हो रही है, जर्मनी के चांसलर आए थे फ्रेडरिक मर्ज, अभी उनके साथ हो रहा था कि ये समझौता हो जाएगा। हालांकि समझौता होने में काफ़ी समय लगता है, रेट डिस्कस चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती। तो इनके साथ ही होगा, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, 6 बनेंगी, जिसमें एडवांस एयर प्रोपल्सन सिस्टम लगा होगा। और ये किसके साथ बना रहे हैं हम, जर्मनी के साथ। तो 75 वाला फ्रांस के साथ था, ये वाला क्या हो जाएगा, 75I, बी वाला। अगले उस पर चलते हैं, भारत के विमान वाहक पोतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो INS विक्रमादित्य भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, पहला कथन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि INS विक्रांत रूस से अधिग्रहित किया गया, दोनों गलत हो गए। ये क्या है, स्वदेशी नहीं है, पहला विमान वाहक पोत तो था लेकिन रूस से लिया था ये हमने। ठीक है,
दूसरा बोला INS विक्रांत, ये हमारा क्या है, खुद का स्वदेशी था जो कि पहला था। अब दूसरा स्वदेशी हम खुद का बना रहे हैं जिसको नाम दिया गया INS विशाल ISC-2। अब ये बोल रहा है कि निर्माण पूरा हो चुका है, तो निर्माण पूरा नहीं हुआ, ये अभी हम बना रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चौथा सही हो जाएगा, INS विक्रांत जो हमारा पहला स्वदेशी था 2022 में शामिल हो गया, और फ्रांस से इसके लिए राफेल मरीन जेट हमने खरीदे जो इस पर तैनात होंगे। आगे चलते, भारत द्वारा गठित एकीकृत रॉकेट फोर्स, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स IRF जिसका नाम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के सभी परमाणु हथियारों का प्रबंधन करना। तो देखो, जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है ये करती है परमाणु हथियारों का प्रबंधन, और इसी के हाथ में अभी IRF के हाथ में पारंपरिक हथियार जाएंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, चीन की जो PLA रॉकेट फोर्स है इसका मुकाबला करने के लिए केवल पारंपरिक हथियारों जैसे पिलय मिसाइल, निर्भय, ब्रह्मोस, इनको नियंत्रित करना, ये सही है। केवल अंतरिक्ष मिशन और उपग्रहों का प्रक्षेपण करना, ये तो इसरो वगैरह NSIL वगैरह कर रहे हैं। और नौसेना की विमान वाहक पोतों को सुरक्षित करना, ये भी गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका B सही हो जाएगा। और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है, परमाणु हथियारों का प्रबंधन करती है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 को DRDO द्वारा अंजाम दिए गए मिशन शक्ति के तहत लो अर्थ ऑर्बिट में एक उपग्रह, सक्रिय उपग्रह को हमने नष्ट किया था जो घूम भी रहा था, ठीक है, इसके लिए किस इंटरसेप्टर का उपयोग किया गया था? तो इसके लिए जिस इंटरसेप्टर का उपयोग किया गया था वो था पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, ठीक है। अस्त्र क्या है आपकी, एयर टू एयर मिसाइल है। इसके लिए हमने उपयोग किसका करना है, सतह से एयर में मारने वाला किया हमने। अस्त्र है एयर टू एयर। और नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, बोल ही रहा है। बराक 8 क्या है, बराक 8 भी सतह से एयर वाली है लेकिन मीडियम रेंज है। आकाश की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, बराक की रेंज 70 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 PT, ये हो गया। आगे चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। भारतीय नौसेना के विभिन्न प्रोजेक्ट्स और उसके अंतर्गत निर्मित युद्धपोतों के वर्ग का कौन सा मिलान गलत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें सारी चीज़ें आपकी जो फैक्चुअल चीज़ें एक ही उसमें आ गई। तो कौन सा मिलान गलत हो जाएगा आपका? प्रोजेक्ट 15A कोलकाता क्लास विध्वंसक, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम क्लास विध्वंसक, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट, ये भी आपका सही है। प्रोजेक्ट 17 कलवरी क्लास पनडुब्बी, अभी तो मैंने बताया कलवरी क्लास की पनडुब्बियां किससे बन रही हैं, फ्रांस के सहयोग से। प्रोजेक्ट क्या है, 75, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 17A में क्या है, नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स बना रहे हैं, इसका सॉल्यूशन है। बस इसी तरह पढ़ते रहो, देख रहे होंगे एक क्लास जो भी MCQ बेस्ड आ रही है उस पर आपकी 3 क्लासेज कम से कम कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पढ़ते रहो, आपके कल से टॉपिक वाइज MCQ भी शुरू हो रहे हैं। शेयर जरूर करें, जो भी पर्सन तैयारी करना चाहता है लोअर PCS के लिए उस तक जरूर ये क्लासेज पहुंचाएं, है ना। बाकी टॉपिक वाइज MCQ यूपी स्पेशल पर शुरू हो रहे हैं, टोटल 8 टेस्ट होंगे, हर अल्टरनेट डे पर होंगे। जो आपको बता दिया गया था फिर से दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है? ये देखो, ये स्टूडेंट आपस में क्वेश्चन पूछते हैं, डेली डिस्कशन, ये प्रोग्राम तो चल ही रहा है, डेली एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है। ये है क्लास वाइज टेस्ट का स्केड्यूल, इसको देख लीजिए सभी। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, अगले वाले में टेस्ट 5 से लेकर के 8 तक, जिससे सारी क्लासेज आपकी रिवाइज हो जाएंगी। एक टेस्ट में 4 क्लासेज का कंटेंट आएगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।